हेलो दोस्तों, हम विश्व का भूगोल पढ़ा रहे थे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आपका 30 तक क्वेश्चन हो चुका था। अब आपका 31 से पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ पढ़िए। 31 नंबर टॉपिक नंबर है अफवाह एवं नदियाँ। अफवाह एवं नदियों की स्थिति, नगर, झील एवं जलप्रपात। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो कौन सी है? खारी झील। ठीक है, कौन सी है? खारी झील। इसका डिटेल पढ़ते हैं। तो उथली झील अथवा पलायस का एक प्रमुख उदाहरण खारी झील या साल्ट पैन होती है। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। ऐसी उथली झीलों को ही पलाया झील कहते हैं। पलाया झील अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जो नमक स्लेट नामक मार्श, सलार नामक पैन या क्षार क्या है, फ्लैट या सलीना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सतह क्षेत्र के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो नहीं, तीसरी नहीं है, ये दूसरी है। तो आपका एक का सही नहीं है। दूसरी देखते हैं, यह अफ्रीका का महान झील में से एक है। ठीक है, इसकी सीमा चारों दिशाओं तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केनिया से लगती है। ठीक है, विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो आपका ये एक से अधिक होगा, जिसमें ऑप्शन 1 और 3 दिया हुआ है। तो ये नहीं होगा, मतलब इनका डी का मतलब है एक से अधिक होगा। देख लीजिएगा, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के में स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा विश्व की मीठी पानी का दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसकी सीमा तीनों देश केन्या, युगांडा और तंजानिया में लगती है। विक्टोरिया झील श्वेत नील नदी का उद्गम स्रोत है। विषुवत रेखा इस झील से होकर गुजरती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो आपका यह कनाडा और यूएस के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो आपका ए सत्य नहीं है, बी है, यह कनाडा और यूएस के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, डिटेल देख लेते हैं इसका। तो सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सुपीरियर झील विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ सुपीरियर सहित यूएस की सीमा में संयुक्त रूप से जुड़ी हुई 5 झील क्रमशः सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ऑन्टारियो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अमेजन नदी एक बेसिन का हिस्सा है, तो वेनेजुएला होगा। ठीक है, इसका डिटेल देखिए, 2023 में पूछा गया है। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के जलग्रहण क्षेत्र से प्रवाहित होती हुई अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, अगला टॉपिक है महासागरीय जलधाराओं एवं महासागर। 35 नंबर क्वेश्चन है,
एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो आपका प्रशांत महासागर में। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में। एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रभावित होती है और होती है। अल नीनो एक जलवायु पर्यटन है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप से तपन की स्थिति को दर्शाता है। अगला टॉपिक है जल संध्या एवं महासागरीय गर्त। क्वेश्चन नंबर है 36। पनावा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? पनावा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो आपका अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। इसका डिटेल देखते हैं, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, पनावा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनावा नहर मानव निर्मित एक जल मार्ग है। यह पनावा देश में स्थित है। पनावा नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो पार्थिव विकिरण तरंगों से। किससे करती है? पार्थिव विकिरण तरंगों से। इसका डिटेल देखते हैं। ये भी पूछा गया 2024 में और 1 to 5 में पूछा गया है। ठीक है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। पृथ्वी को जो सूर्य ताप प्राप्त होता है वह लघु तरंगों के रूप में होता है, परंतु यह तरंगें वायुमंडल को गर्म नहीं करती है। जब यह तरंगें पृथ्वी से टकराकर दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वापस वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसे गर्म करती है। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है। वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं वृहद एवं उच्च स्रोत है। क्या है आपका? तो समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। ऑक्सीजन वृहद किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मिलता है? तो समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। और भी मिलता होगा, देखिए डिटेल में। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। इसके पश्चात जंगल के पौधे से प्राप्त होता है। समुद्री पौधे जैसे फाइटोप्लैंक्टन, केल्प, शैवाल इत्यादि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होता है। ठीक है, याद रखिएगा किससे होता है? फाइटोप्लैंक्टन, केल्प, शैवाल इत्यादि से। और सबसे ज़्यादा होता है समुद्री पौधे के प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य है। तो देखिए क्या क्या है सही। आपका जो भी ऑप्शन दिया है A और B, C, D, इसमें से कोई भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर E होगा। देखिए पढ़ के देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। O3 के बारे में है ओजोन। तो आपका देखिए डिटेल। ओजोन O3 मध्य आवृत्ति वाली प्रावैग्निक विकिरण की अवशोषित करती है। यह वायुमंडल में प्रवर्तनशील गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? ओजोन मंडल, समताप मंडल में। उसी में आपका हवाई जहाज भी उड़ता है। समताप मंडल ओजोन O3 पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है तो कितना है? 21%। ठीक है, ये आपको देखिए पृथ्वी में वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अन्य गैसों में आर्गन 0.93%, CO2 0.03% तथा नियोन, हीलियम इत्यादि है। ठीक है, आपका कितना है? 21% वायु में ऑक्सीजन का मात्रा कितना? 21%। नाइट्रोजन गैस का है कितना?
78%, और बाकी का जो बचा हुआ है वो सब गैस है। वायुमंडल की किस परत पर हवाई जहाज उड़ता है? 41 नंबर क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2024 में 1 to 5 में पूछा गया है। तो अभी हम ऊपर पढ़े थे कि ओजोन मंडल और वायु जहाज कहाँ उड़ता है? तो समताप मंडल में। ठीक है, देखिए समताप मंडल। वायुमंडल की परत समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ती है। यह वायुमंडल की दूसरी परत और क्षोभ मंडल के ऊपरी और मध्य मंडल के नीचे पाई जाती है। यह शांत क्षेत्र में जिससे हवाई जहाज उड़ना आसान होता है। इसी परत में ओजोन परत पाई जाती है। अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े थे क्वेश्चन, उसी के बारे में बता रहा है। तो मंडल कितने होते हैं? 5 मंडल होते हैं, जिसमें समताप मंडल में हवाई जहाज और ओजोन परत होती है। ठीक है, ओजोन O3। तो पहला क्या होता है आपका? पहला आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मंद मंडल और ताप मंडल और बहिर्मंडल। 5 याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए डिटेल। आपका वायुमंडल में कई गैस का सांद्रण पाया जाता है। यह सांद्रण ये डिटेल है आपका। वायुमंडल की परत समताप में हवाई जहाज उड़ती है। यह वायुमंडल की दूसरी परत क्षोभ मंडल के ऊपरी। अच्छा, इसको हम पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? सबसे कम होता है तो मध्य मंडल में कम होता है। मध्य मंडल हो गया। पहले आ गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, जिसमें मध्य मंडल में सबसे कम तापमान होता है। ठीक है, इसका डिटेल देखिए। वायुमंडल में कई गैसों का सांद्रण पाया जाता है। वायुमंडल में यह सांद्रण विभिन्न ऊंचाई पर अलग अलग होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल स्थित है। यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती है। क्षोभ मंडल नीचे से क्षोभ मंडल, इसका तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि समताप मंडल क्षोभ मंडल की से ऊपरी लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ तक का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगला टॉपिक है मध्य मंडल की ऊंचाई। मध्य मंडल की ऊंचाई 85 किलोमीटर तक फैली है। इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ का तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, इसके बाद वायुमंडल या आयन मंडल तथा बहिर्मंडल पाया जाता है। इसके बाद का जो बहिर्मंडल है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो अभी हम बताए थे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल और बहिर्मंडल। तो आपका यही सही होगा, याद करिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। अब उसके बाद है इसका डिटेल देख लीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल का पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल और तापमंडल को ही आयन मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो 78% जो है सर्वाधिक पाई जाती है। इसके पश्चात घटते क्रम में ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी हम बताए थे कितना कितना क्या क्या पाया जाता है। अगला टॉपिक है वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात। तो इसका सूची है, तो हम ये नहीं देखेंगे, सीधे डिटेल इसका देख लेते हैं। इसका देखिए। फॉन, गर्म स्थानीय हवा, चिनकू, बर्फ खाने वाली हवा, मिस्टल, ठंडी स्थानीय हवा, खाटी हवा, दैनिक हवा, मतलब इस हवा का नाम है। तो फॉन, गर्म स्थानीय हवा को हम क्या बोलेंगे? फॉन। बर्फ खाने वाली हवा को क्या बोलेंगे? चिनकू, चिन्नुक।
ठीक है। ठंडी स्थानीय हवा को क्या बोलेंगे? मिस्ट्रल। ठीक है। दैनिक हवा जो डेली चलता है तो घाटी हवा। ठीक है, यही है। 45 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता, मतलब चलता है या चलती है? ठीक है, तो आपका भूमध्य भाग के है तो पश्चिम विक्षोभ होगा। उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम, उत्तर आपका ऊपर हो गया और पश्चिम आपका ये हो गया। तो ये कोना के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये कोना, ये इधर पूरब होता है, इधर उत्तर, तो उत्तर पूरब नहीं, उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो आप ये डिटेल देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुसन उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्न जेट धाराओं के साथ यात्रा करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे डिटेल, उसी का ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, देखिए, शीतकाल में उत्तर पश्चिम अभी पढ़ रहे थे, भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो उत्पत्ति स्थल क्या होगा आपका? तो यहाँ जो लिखा हुआ देखिए, उत्पत्ति स्थल पश्चिमी एशिया, उत्पत्ति स्थल पश्चिम एशिया या भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र। देखिए, वही है ऑप्शन में भी, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। ठीक है, डिटेल देखना है, एक बार और देख लीजिएगा। चित्रे हुए वृक्षों वाले घास का मैदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? सवाना। ठीक है, सवाना कहलाता है। चित्रे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान सवाना कहलाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना घास के मैदानों में बिखरे हुए मध्य आकार के पेड़ों के साथ एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा चैपरेल के रूप में जाता है? भूमध्य सागरीय क्षारीय वन कौन पाया जाता है? भूमध्य सागरीय क्षारीय वन को जीवोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है। चैपरेल पृथ्वी के प्रमुख बायोम में से एक है। इन क्षेत्रों में लंबी गर्म शत्रु ग्रीष्म काल और हल्की बरसात वाली सर्दियां होती है। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का मतलब है कि चैपरेल पौधों और जानवरों के एक बहुत ही विविध संग्रह का एक घर है। चैपरेल शब्द का प्रयोग आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम भाग में किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े चैपरेल क्षेत्र में से एक कैलिफोर्निया में है और इसमें तटीय और मध्य कैलिफोर्निया दोनों का अधिकांश भाग है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा डिटेल था, थोड़ा देख लीजिएगा एक बार और समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 यानी 49 नंबर, टॉपिक है वन एवं मृदा। ठीक है, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन में। कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थलीय वन में। कहाँ? इसका डिटेल देखिए, आपका 2024 में पूछा गया है। देखिए, दो एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें कैंसिल हो गया, तो फिर से पूछने का चांस है।
मरुद्भिद शुष्क आवास स्थलों, वनों अथवा मरुस्थलीय वनों में पाई जाने वाली वनस्पति है। ऐसे वास स्थलों में जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है। इस प्रकार के पादप लंबी अवधि के शुष्क अनावृष्ट काल में भी जीवित रह सकते हैं। मृदुभिदों के तने कांटकों में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगला है 50 नंबर। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है? तो गली कटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? गली कटाव। जो चिकनी मिट्टी, मतलब कहीं चिकनी मिट्टी है और उस पानी को बहा के ले जा रहा है तो उसमें अपना रास्ता बनाते हुए पानी जाता है, तो उस कटाव को क्या कहते हैं? गली कटाव कहते हैं। जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उस गहरे चैनल को, मतलब चैनल जो गड्ढे को, चैनल को गली कटाव या अवनालिका अपरदन कहते हैं। जिन प्रदेश में इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मृदा अपरदन के प्रमुख चरण बूंद अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन, धारा चैनल अपरदन है। अवनालिका अपरदन गली कटाव से प्रभावित 4 बेहद क्षेत्र पंजाब में शिवालिक क्षेत्र, चंबल, यमुना, दोबा, छोटा नागपुर प्रदेश व राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, गुजरात में खंबात की खाड़ी क्षेत्र है। जो जहाँ ये चिकनी मिट्टी का जो गली कटाव जो बनते हैं वो देश का नाम है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। गली कटाव निश्चलन प्रक्रिया संबंधित है तो आपका 1 से अधिक होगा तो आपका भारी वर्षा क्षेत्र में होगा। फिर खनिज और मिट्टी नहीं, ये नहीं, पौधे की जड़ों का होगा। देखते हैं शायद ऊपरी सतहों में अवयवों का अंतस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निचलन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले स्तर में चलने जाते हैं। ठीक है, जो पौधे की जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी यानी मृदा पाई जाती है। तो इसका मतलब हुआ ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की प्रक्रिया को निचला कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले स्तर में चले जाते हैं, जो पौधे की जड़ों के पर्याप्त नहीं हो जाते हैं। इस तरह के क्षेत्रों को लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इस तरह के क्षेत्रों में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। देखते हैं मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आपका ये अपक्षय द्वारा। क्या, किसके द्वारा? अपक्षय द्वारा। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। मृदा यानी मिट्टी का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया से होता है। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टान के विघटन होता है। चट्टान के अपक्षयित पदार्थ के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें से कोई भी नहीं है। कोयला नहीं है, नाभिकीय ईंधन नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है। तो देखते हैं कौन सा है। 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। तो नवीकरण ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत में प्राप्त ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा इत्यादि। कोयला नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम आणविकरण ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, बायोगैस। अगला क्वेश्चन है 54। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? बायोगैस का
तो मीथेन है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा? मीथेन है। और भी गैस है, देखिए देखते हैं। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि भी पाए जाते हैं। बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के टूटने से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो आपका परमाणु नहीं होगा, बायोगैस होगा, भूतापीय गैस होगा, जो भी हम इसमें पढ़े थे। तो देखिए बायोगैस और भूतापीय होगा। देखिए डी है, एक से अधिक है, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत प्राकृतिक से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, सौर, पवन इत्यादि ऊर्जा पाई जाती है। जबकि परमाणु ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। इसके इस प्रकार उत्तर डी होगा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा क्या है? परंपरागत है, गैर परंपरागत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है तो क्या है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? इस देश का नाम दिया हुआ है तो कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया में। तो डिटेल देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्युमिनियम और गैलेनियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है। बॉक्साइट अवसादी चट्टान से बनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। मतलब भारत में कहाँ होता है? तो उड़ीसा में। और पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया में पहला नंबर में, और ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरे नंबर पे चीन में होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? तो आपका गैर नवीकरणीय है। इसका डिटेल देखते हैं। देखिए 2023 में पूछा गया है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है जो संसाधन नियंत्रण उपयोग के बाद समाप्त हो सकते हैं। वे गैर नवीकरणीय कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका उपयोग अस्थायी रूप से नहीं किया जा सकता है। उदाहरण जीवाश्म ईंधन या मतलब इसमें कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि आते हैं। तो ये क्या है? ये आपका गैर नवीकरणीय है। इसको बनाया नहीं जा सकता, ये ख़त्म होने वाला चीज़ है, ठीक है। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। और 58 नंबर है महासागरीय प्रॉपर्टी की मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय प्रॉपर्टी की मुख्य खनिज घटक क्या है? तो आपका सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसका डिटेल है किसी महासागर के ऊपर परत को ही महासागरीय प्रॉपर्टी कहते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इससे कायंतरित चट्टानों में अभाव है। इसके विपरीत महाद्वीप भूपट्टी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर व कायंतरित चट्टानों की प्रधानता है। इस प्रॉपर्टी की मोटाई 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब आगे अगला टॉपिक मानव प्रजातियाँ 49 नंबर। अनधिवासी बस्तियाँ किस नाम से जानी जाती है? अनधिवासियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपका ये अनौपचारिक बस्ती है। किसमें पूछा गया? 2024 में, ठीक है। 6 to 8 में एग्जाम में, जो कैंसिल हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं।
अन- अधिवासी अधिवासी बस्तियों को अनौपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व में लगभग अरबों लोग अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं। अनौपचारिक बस्तियों को औपचारिक औपचारिक कानून और विनियमों के बाहर बने खराब गुणवत्ता वाले घरों या झोपड़ियों द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर है, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो आपका अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। तो जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिपिथेकस नामक बानरों के एक जीन्स से हुआ था। इन जीवाश्म को पूर्वी अफ्रीका एवं अफ्रीका के रिफ्ट घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहीं तक आपको रखते हैं। अगला वीडियो में यहाँ 61 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाई हुआ पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं अब ये बुक को पूरा ख़त्म कर सकूं। बाय।